के 10 बजने को है और ये वक्त है आपके फेवरेट शो महाराजस्थान का। मैं हूं आपके साथ मनराज सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं राजसमंद से आ रही बड़ी खबर के साथ। चारभुजा में बड़ा हादसा हुआ है जहां पर ट्रेलर और एसिड से भरे कंटेनर में भीषण भिड़ंत हो गई। भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। टक्कर के बाद कार पर एसिड से भरा हुआ कंटेनर गिर गया। तस्वीर आपके सामने है जहां पर कंटेनर के नीचे पूरी तरह से गार जो है वो अंदर घुसी हुई नजर आ रही है। टक्कर के बाद दरअसल कार पर एसिड से भरा हुआ कंटेनर गिर गया था और पूरी तरह से कार क्षतिग्रस्त हो गई। इसमें सवार लोगों की मौत हुई है। सूचना के बाद पुलिस पहुंची, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तक पहुंची। पुलिस ने हाईवे पर ट्रैफिक को डायवर्ट किया है। रेस्क्यू के लिए सिविल डिफेंस की टीम को बुलाया गया था। चारभुजा थाना क्षेत्र के मान सिंह जी की गुड़ा की घटना है। तस्वीरें आपके सामने जहां पर देखिए किस तरह से पूरा कंटेनर जो है वो पलट गया है कार से टक्कर होने के बाद। अलकेश हमारे संवाददाता है। अलकेश, तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है बहुत जबरदस्त की टक्कर रही है, वजह क्या रही? जी मैं आपको बता दूं, राजसमंद जिले से गुजरने वाले नेशनल हाईवे नंबर 8 पर जो चारभुजा थाना क्षेत्र के मानसिंगा गुड़ा जो गांव है उसके पास में एक जो पेट्रोल से भरा कंटेनर और ट्रेलर के बीच में टक्कर हो जाती है। टक्कर इतनी तेज थी, टक्कर के बाद जो पेट्रोल से भरा जो कंटेनर था वो बेकाबू हो जाता है और बेकाबू होकर वो पलट जाता है। वो पलटने के दौरान कार जो ओवरटेक करने वाली एक कार थी जो ओवरटेक कर रही थी, उसी दौरान वो पेट्रोल से भरा कंटेनर उस कार के ऊपर जाकर गिर जाता है। गिरने के बाद ये क्योंकि वहां पर मौके पर अफरा तफरी मच जाती है और आनंद फानंद में चारभुजा पुलिस और केलवा पुलिस, सिविल डिफेंस की टीम और फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया जाता है। अलकेश, कितने लोग कार में सवार थे, कहाँ ये लोग जा रहे थे? और ये हम देख रहे तस्वीरों में तेल भी फैला हुआ सड़क पे नजर आ रहा है। क्या यहाँ पर आग भी लगी कंटेनर के पलटने के बाद? नहीं, आप फिलहाल गनीमत ये रही कि इस कंटेनर में आग नहीं लग पाई और पुलिस और प्रशासन ने एहतियातन के तौर पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी मौके पर बुला लिया था जिससे आग नहीं लग पाई, वरना बहुत बड़ा भीषण सड़क हादसा हो सकता था। और वहीं अगर मरने वालों की शिनाख्त की बात की जाए तो क्योंकि पूरा पेट्रोल का कंटेनर कार के ऊपर गिर गया था और कार बुरी तरह से पिचक गई, ऐसे में अभी भी जो शवों को जब बाहर निकाला जा रहा है तो शवों की पहचान करने में पुलिस को मशक्कत हो रही है। क्योंकि तस्वीरों को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है पूरी की पूरी कार जो है वो कंटेनर के नीचे दबी नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अलकेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। श्रीगंगानगर का रुख करते हैं। बड़ी खबर जहां पर गजसिंहपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। कंक्रीट से भरा हुआ ट्रक महिलाओं पर पलट गया। ट्रक के नीचे 2 महिलाएं दब गई। हादसे में एक की मौत हुई है, एक घायल हुई है। NH 911 पर यानी कि भारतमाला रोड पर यह हादसा हुआ है। तस्वीर आपके सामने आ गई है जहां पर देखिए कंक्रीट से भरा हुआ ट्रक पलटा हुआ नजर आ रहा है और ये ट्रक पलटकर जो वहां से गुजर रही थी महिलाएं उन पर गिर गया। 2 महिला इस ट्रक के नीचे दब गई जिसमें से एक की तो मौत हो गई है, वहीं दूसरी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। NH 911 यानी कि भारतमाला रोड पर हादसे की तस्वीरें आपके सामने हैं। श्रीगंगानगर में भी दर्दनाक हादसे की खबर मिल रही है। रीट पेपर लीक मामले की बात करते हैं। अब तक प्रवर्तन निदेशालय की धमाकेदार एंट्री की बात सामने आ रही है। ईडी ने पेपर लीक गैंग के मुख्य सरगना प्रदीप पाराशर को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद उसे देर रात ईडी स्पेशल कोर्ट के जज के घर पेश कर 3 दिन की रिमांड पर लिया गया। ईडी के अधिकारियों ने आरोपी से रीट पेपर लीक प्रकरण में पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जांच में सामने आया था कि आरोपी प्रदीप पाराशर द्वारा शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम से रीट पेपर का पूरा ये मामला जुड़ा हुआ है। आरोपी ने ये पेपर तत्कालीन RPSC से चेयरमैन यानी कि धर्मपाल जारौली के नजदीकी रामकृपाल मीणा के जरिए लीक किया था। प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक प्रकरण के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने रीट पेपर लीक प्रकरण पर शिकंजा कसा है। रीट पेपर प्रकरण में अब ईडी ने प्रदीप पाराशर को गिरफ्तार किया है। प्रदीप पाराशर वो शख्स है जिसने शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम से रीट का पेपर निकाला था। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जिस तरीके से जो भर्ती एजेंसी है उसने प्रदीप पाराशर को जिला संयोजक नियुक्त किया था ताकि जो परीक्षाएं हैं वो सही तरीके से आयोजित की जा सकें, लेकिन प्रदीप पाराशर ने रामकृपाल मीणा जो कि डीपी जारौली का खास आदमी बताया जा रहा है उसके साथ मिलकर के और रीट परीक्षा का पेपर लीक किया था। एसओजी की जांच में तथ्य खुलासा
हुआ था कि पूर्व मंत्री के करीबी रहे प्रदीप पारासर ने यह पेपर रामकृपाल मीणा के जरिए उदयराम बिश्नोई को बेचा और बाजार में बहुत मोटी रकम इस पेपर के जरिए कमाई की गई। लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय ने राजस्थान में एंट्री की है। रीट पेपर लीक प्रकरण में ये ईडी की पहली गिरफ्तारी है। इस मामले में पहले एसओजी 36 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी थी। अभी भी इस प्रकरण में कई लोगों की गिरफ्तारी ईडी कर सकती है। ये पहली बार है जब रीट पेपर लीक प्रकरण में प्रदीप पारासर को ईडी ने गिरफ्तार किया है। अब बड़े मगरमच्छ जो पेपर लीक प्रकरण में शामिल थे, रीट पेपर लीक प्रकरण में शामिल थे, वहां तक ईडी पहुंचने की कोशिश करेगी, क्योंकि अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में ये तथ्य सामने आए हैं कि प्रदीप पारासर ने जो पेपर लीक किया था उसमें रामकृपाल मीणा के साथ साथ उदयराम बिश्नोई भी संलिप्त हैं और इन्होंने भारी पैसा लेकर के ये पेपर आउट किया था और इस पैसे को उन्होंने अपने बैंक खातों में भी सीज किया था। चूंकि एसओजी पहले कार्रवाई करते हुए रामकृपाल मीणा की जो संपत्तियां हैं और कॉलेज हैं उनको ध्वस्त कर चुकी है, लेकिन अभी भी इस मामले में बड़े मगरमच्छों पर कार्रवाई होना बाकी है। ईडी ने अब कार्रवाई शुरू की है। निश्चित तौर पर अब इसका अंजाम बड़ा होगा और बड़े मगरमच्छ अब कानून के शिकंजे में फंस सकते हैं। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और इस बड़ी खबर पर लगातार न्यूज 18 राजस्थान की नजर रहेगी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको तस्वीरें दिखाते हैं जो कि अलग अलग जिले से आई हैं, बीकानेर से आई हैं, कोटपुतली से आई हैं। दरअसल प्रदेश के अलग अलग शहरों से टंकी पर छात्र संघ के चुनाव को बहाल करने को लेकर प्रदर्शन करने का ये मामला है। पहली तस्वीर आपको बीकानेर की दिखा रहे हैं, जहां पर एनएसयूआई के छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर टंकी पर चढ़ गए। यहां पर 2 छात्र कॉलेज के हैं जो कि टंकी पर चढ़े हुए हैं। दूसरी तस्वीर आपको कोटपुतली बहरोड की दिखा रहे हैं, यहां पर भी 2 छात्र पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग यही कि छात्र संघ चुनाव बहाल होने चाहिए। तीसरी तस्वीर चित्तौड़गढ़ की है, जहां पर 4 छात्र टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहां पर टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन करने की 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, बीकानेर, कोटपुतली और चित्तौड़गढ़, जहां पर मांग यही है कि छात्र संघ चुनाव सरकार बहाल करे। इस वक्त छात्र संघ चुनाव पर बैन है और ये मांग अब छात्रों की तरफ से की जा रही है। आगे बढ़ते हुए राजस्थान के अलवर में मूसलाधार बारिश की तस्वीर आपको दिखाते हैं। वहां पर बताया जा रहा है कि नदी और नाले मूसलाधार बारिश के बाद उफान पर आ गए हैं। रूपा रेल नदी का जलस्तर 5 फीट से ज्यादा पहुंच गया है। 1996 के बाद इस नदी में सबसे ज्यादा इस वक्त पानी का स्तर देखा जा रहा है। सरिस्का का रूपारेला नदी का बहाव काफी तेज हो गया है। रौद्र रूप देखकर ऐसा लगा कि मानो सब कुछ निकल जाने के लिए नदी तैयार है। सैकड़ों लोग रूपारेला नदी को देखने के लिए पुल पर इकट्ठा हो गए। इस दौरान अलवर जयपुर मार्ग पर लंबा ट्रैफिक जाम तक लग गया। रिहायशी इलाकों में भी लगातार बारिश की वजह से पानी भर गया। लोगों की मुश्किलें में यहां पर ऐसे में मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है। उधर टोंक के उनियारा में भी भारी बारिश के बाद इलाके में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। स्कूल टापू बन गए हैं। स्कूल के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आ रहा है। यही वजह है कि स्कूल की अब छुट्टी करनी पड़ी है। यह हाल टोंक के उनियारा का है, जहां पर देखिए एक टापू स्कूल बनता हुआ नजर आया। वजह यह है कि पूरे स्कूल को पानी ने ही घेर लिया है। हर तरफ पानी ही पानी। ऐसे में बच्चे कैसे जाएं स्कूल, लिहाजा इसी मुसीबत को देखते हुए स्कूल की छुट्टी करनी पड़ी। और जोधपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। एनएसयूआई के 3 छात्र नेता को पुलिस ने पकड़ लिया है। दरअसल 3 छात्र नेताओं को हिरासत में पुलिस ने लिया, क्योंकि ये तीनों टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये प्रदर्शन छात्र संघ चुनाव के बहाल को लेकर है। बहाली की मांग करते हुए अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन का दौर छात्रों की तरफ से जा रहे हैं। अब ये तस्वीर आपके सामने है, जहां पर एनएसयूआई के छात्र जब टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे थे। इन तीनों छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। एनएसयूआई के ये छात्र बताए जा रहे हैं। छात्र संघ चुनाव पर बैन है इस वक्त और अब यहां पर बहाली की मांग को लेकर छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। एक तरीका ये कि पानी की टंकी पर चढ़कर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं।
डूंगरपुर के आसपुर कस्बे में रोड पर अतिक्रमणकारियों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। संभागीय आयुक्त के निर्देश पर एसडीएम के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस दौरान व्यापारियों ने प्रशासन पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर भेदभाव का आरोप भी लगाया। दरअसल आसपुर कस्बे में सभी मार्गों पर अतिक्रमण से यातायात व्यवस्था बदहाल हो गई थी और इसी को लेकर अभी एक्शन लिया गया। इस दौरान आसपुर के परशुराम सर्किल पर टीम ने एक होटल पर लगे हुए बोर्ड को हटाया, लेकिन एक पेट्रोल पंप पर लगे बोर्ड को नहीं हटाया और इसी पर माहौल गर्म हो गया। व्यापारियों ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर भेदभाव के आरोप लगाए, हंगामा किया। हंगामे को बढ़ता देख व्यापारी को आश्वस्त किया गया है कि किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। प्रशासन कहाँ से शुरुआत करता है, प्रशासन में डिपेंड करता है। व्यापार संघ ने अपने सभी व्यापारियों को कल 5 तक के लिए पाबंद किया था कि अपने जितने भी अतिक्रमण स्वयं हटाते हैं, अन्यथा आज जो प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है। माननीय संभागीय आयुक्त महोदय ने हमको अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर साहब डूंगरपुर द्वारा भी सिरवा द्वारा निर्देशों के तहत हमने उदयपुर रोड को बिल्कुल साफ सुथरा करा दिया है। कोई एक आध दो का जो अतिक्रमण बच गया उनको भी हम शीघ्र हटाने की कार्रवाई कर देंगे। राजसमंद के आमेठ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ऑनलाइन गेम ने एक युवक की जान ले ली। ऑनलाइन गेम में पैसे हारने पर सुसाइड की गई। ऑनलाइन गेम में बताया जा रहा है कि 70,000 रुपए युवक हार गया था। माँ बाप के बैंक खातों के पैसों को गेम में लगाया था और पैसा हारने के बाद डर के चलते फांसी लगा ली। फिलहाल पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखा है और आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया है, लेकिन ऑनलाइन गेम का चस्का कई बार जानलेवा भी साबित हुआ है और ऐसा ही कुछ राजसमंद के आमेठ में भी देखने को मिला, जहां पर ऑनलाइन गेम में पैसे हारने के बाद सुसाइड एक युवक ने किया। 70,000 रुपए हारा। माँ बाप के बैंक खातों के पैसे को उसने गेम में लगाया था और जब वो हारा तो उसके बाद उसने डर के चलते फांसी लगा ली। और जयपुर से आज की सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के साथ कार्रवाई की शुरुआत होगी। बजट को लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है। तारांकित प्रश्नों की सूची में 19 प्रश्न लगाए गए हैं, जबकि अतारांकित प्रश्नों की सूची में 23 प्रश्न लगाए गए हैं। कल जब दिया कुमारी वित्त मंत्री बजट पेश कर रही थी, उस दौरान भी विपक्ष ने हंगामा किया था। आरोप यही था कि कई जो उनकी घोषणाएं थी उनको रिपीट किया गया है और ऐसे में तेवर जो विपक्ष के हैं वो साफ तौर पर दिखा रहे कि आज जब बजट पर बहस होगी, 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी, तो माना यह जा रहा है कि विपक्ष एक बार फिर जोरदार हंगामा कर सकता है। बजट पेश होने के बाद एक तरफ सरकार लगातार भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है, तो वहीं विपक्ष होपलेस और विजनलेस बजट को बताते हुए साफ तौर पर कई आरोप सरकार पर लगा रहा है। तो अब से ठीक 1 घंटे बाद सदन की कार्रवाई शुरू होगी। आज आपको बताएं कि बजट जो कल पेश किया गया था उस पर बहस होनी है और ऐसे में विपक्ष के जो तेवर हैं उसको देखकर साफ तौर पर लग रहा है कि यहां पर पूरी तरह से हंगामा सदन के अंदर होगा। बाबूलाल घायल हमारे संवाददाता इस खबर पर ताजा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल, विपक्ष की क्या तैयारी बजट को लेकर और उसको काउंटर करने के लिए सरकार की क्या तैयारी? देखिए, सरकार जो है इसे विकसित राजस्थान का रोड मैप करार दे रही है और सरकार का ये दावा है कि इससे बेहतरीन बजट शुरुआती साल में आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने पेश नहीं किया है और ये जो बजट है वो राजस्थान को विकास की नई राह पर लेकर के जाएगा। और बजट के तत्काल बाद चीफ सेक्रेटरी ने जो है बजट को लागू करने की दिशा में एक आदेश भी निकाला है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि जो भी ऐलान उसने करे हैं, जो भी घोषणाएं उसने करी है, उसको धरातल पर उतारने में वक्त ज़ाया नहीं करेगी और इसके लिए जितना उससे संभव है वो वक्त रहते सारे काम पूरे करके दिखाएगी। तो सरकार ने एक से बढ़कर एक घोषणाएं करी है, उनको अब धरातल पर उतारना बड़ी जिम्मेदारी है। विपक्ष इसमें जो है मीन मेख निकाल रहा है, कमियां निकाल रहा है कि इसमें सरकार ने ऐसी कौन सी घोषणाएं हैं जो धरातल पर आ नहीं सकती, ऐसी कौन से वादे कर लिए हैं प्रदेश की जनता से जिनके लिए उन्होंने बड़े ऐलान हाउस में तो कर दिए, लेकिन उनको हकीकत में अमली जामा पहनाने के लिए क्या सरकार के पास पैसा है? तो ये देखने वाली बात होगी। विपक्ष कह रहा है कि उबाऊ था, नीरस था और थोथी घोषणाओं से भरा हुआ बजट था, लेकिन
सरकार दावा कर रही है कि इससे बेहतरीन कोई बजट नहीं हो सकता। पहली साल में इस तरह के वादे करके सरकार ने न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के दिशा में बड़े कदम उठाए, साथ ही पेयजल है, सिंचाई है, शिक्षा है, चिकित्सा है, स्वास्थ्य के साथ में वन और पर्यावरण के क्षेत्र में जिस तरह की घोषणाएं की गई हैं, अगर वो धरातल पर उतरती है तो राजस्थान तेजी से विकास की रफ्तार पकड़ेगा और जो युवा हैं प्रदेश के, उनके सपने भी साकार होंगे। तो कुल मिलाकर के सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, आम जनता का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है। देखिए यहाँ पर बाबूलाल एक चीज और है, मुख्यमंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि विकसित भारत का जो संकल्प प्रधानमंत्री का है 2047 का, उसके आधार पर हमने बजट तैयार किया है। इन सबके बीच में इसी पर लगातार विपक्ष सवाल कर रहा है कि भाई 2047 तो बहुत दूर है, आप ये बताइए कि कल से क्या होने वाला है। अच्छा, एक साल के अंदर आप जनता को क्या देने जा रहे हैं? इसी मुद्दे पर आर पार की लड़ाई आज सदन के अंदर देखने को मिलेगी बाबूलाल। जी बिल्कुल, विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी कोशिश करेगा और इसी कड़ी में जो है विपक्ष के जो विधायक हैं वो पूरी तैयारी के साथ सदन में आने की कोशिश करेंगे और ये जो घोषणाएं की गई हैं इसके लिए वो सरकार से जवाब मांगेंगे कि पैसा कहाँ से आप ला रहे हैं, जो बजट का प्रावधान किया गया है ये क्या सिर्फ घोषणाएं बन के रह जाएगी या इनको इम्प्लीमेंट करने की दिशा में आपके पास में कोई विजन भी है या नहीं है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कल यही कहा था कि वो विजन के साथ में इस बजट को लेकर के आए हैं, जो भी घोषणाएं करी गई हैं उनको वो लागू करके रहेंगे और प्रदेश की जनता के भरोसे पर ये सरकार खरी उतरेगी। और उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा था कि विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि विपक्ष ने जो योजनाएं शुरू करी थी अशोक गहलोत की सरकार में, पूर्ववर्ती सरकार ने, तो वो धरातल पर उतरी नहीं, जो सिर्फ कागजों में दफन होकर के रह गई। यहाँ पर साफ तौर पर विपक्ष ये कह रहा है कि भाई ये तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बनाया गया बजट है, पढ़ दिया सिर्फ वित्त मंत्री ने है, तो सवाल तो हम वित्त मंत्री से पूछेंगे। तो आज जवाब कौन देता हुआ नजर आएगा, मुख्यमंत्री या फिर वित्त मंत्री? क्या तैयारी है सरकार की तरफ से? जी देखिए, अभी जो है बजट पर चर्चा चलेगी कई दिन और उसके बाद में वित्त मंत्री का बयान आएगा, इस पर चर्चा में जवाब आएगा। लेकिन आज पहले जो है प्रश्नकाल होगा, उसमें जो सवाल लगे हुए हैं उन पर विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आएगा। शून्यकाल भी होगा और स्थगन प्रस्ताव भी आएंगे और उसके बाद में बजट पर चर्चा चालू होगी। तो जिस वक्त जो है बजट पर चर्चा शुरू होगी तो जो कमियां दिखेगी अपोजिशन को, वो उनको उठाने की कोशिश करेगा और सरकार से, खास तौर से जो पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार की स्कीम्स हैं जो या तो बंद कर दी गई हैं या जिनका आकार घटा दिया गया है या जिनको एक तरह से डिब्बे में बंद कर दिया गया है, तो उनको लेकर के विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर होता हुआ दिखेगा और इसके लिए पूरी तैयारी के साथ आज विपक्ष सदन में आएगा और सवाल पूछ सकता है और वो ये मानता है कि स्टेटस क्लियर नहीं है बजट के अंदर उन स्कीम्स का। जी देखिए, जो महात्मा गांधी प्रेरक है जिनको हटा दिया गया है, इसके अलावा जो चिरंजीवी योजना है जिसको आयुष्मान के साथ अब जोड़ दिया गया है, तो उसको लेकर के वो सवाल है। इसके अलावा जो पुरानी भर्तियां थी, अब सरकार कह रही कि हमने देखिए इतने से वक्त में इतनी भर्तियां कर दी है, तो विपक्ष कह रहा है कि ये भर्तियां तो हमने करी थी, आप सिर्फ वाहवाही लूट रहे हैं। इसके अलावा जो आखिरी दौर में अशोक गहलोत के वक्त में जो परियोजनाएं शुरू की गई थी वो पूरी हो गई हैं, तो जब अब उद्घाटन हो रहे हैं, फीते काटे जा रहे हैं, तो उसका क्रेडिट जो है विपक्ष लेने की कोशिश कर रहा है कि सरकार ने कुछ नहीं किया, हमारा पैसा था, हमने लगाया। अब सिर्फ थोती वाहवाही लूटने के लिए भजनलाल सरकार के जो मंत्री हैं वो अब क्रेडिट ले रहे हैं, जबकि ये काम हमारा करा हुआ है। तो पक्ष और प्रतिपक्ष जो है वो अब जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी, बजट पर बहस शुरू होगी, तब जो है आमने सामने होते हुए दिखेंगे। और कल गोविंद डोटासरा ने जिस तरह से बजट भाषण के दौरान सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की, आज भी उनका वही अंदाज नजर आ सकता है। सत्ता पक्ष यही आरोप लगाता है कि डोटासरा जो है वो नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते थे, लेकिन उनको जो है उनकी पार्टी ने दरकिनार कर दिया, इसलिए वो पीसीसी चीफ बने रहकर के खुश नहीं है। या फिर नेता प्रतिपक्ष जुली हो, वो लगातार कल से ये सवाल उठ रहे हैं कि कृषि बजट पेश कर दिया गया लेकिन कृषि मंत्री के कोई अते पते नहीं, उनको लेकर क्या स्टेटस है, क्या जानकारी है, क्या, चूंकि विधायक तो वो हैं, क्या विधायक के तौर पर वो आज सदन में शामिल होंगे या नहीं? जी देखिए, कल बहुत बड़ा दिन था जब बजट पेश हो रहा था, उस वक्त भी अगर किरोड़ीलाल मीणा नहीं आए तो लगता नहीं कि वो आ पाएंगे, उनकी नाराज़गी बरकरार है। लेकिन उनका जो डिपार्टमेंट है ग्रामीण विकास, उसमें काफ़ी कुछ पैसा दिया गया है और माना यही जा रहा है कि उनकी नाराज़गी को दूर करने के लिए काफ़ी चीज़ें जो है बजट में की गई है। 96,000 करोड़ का जो है एलोकेशन है
इसके अलावा किरोड़ी ठीक है। से जुड़े हुए जो महकमे हैं उनमें भी ठीक है। काफी कुछ है, और खास जाहिर तौर तौर से पर कृषि को सरकार यही लेकर। कह रही है कि चाहे ग्रामीण मंत्रालय